सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के, बीए ऑनर्स के, जो कि सेमेस्टर 7 मतलब फोर्थ ईयर कर रहे हैं, तो उन्हें स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है जो हिस्ट्री में कर रहा है। ठीक है, फोर्थ ईयर। तो आज हम करने जा रहे हैं जो कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी जो भी स्टूडेंट ने हिस्ट्री ले रखा है फोर्थ ईयर में, तो उनके पास ये सब्जेक्ट होगा। इसमें आपके यूनिट फर्स्ट में 4 टॉपिक थे, जिसमें से यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 2 टॉपिक और यूनिट फर्स्ट के बचे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 4 चैप्टर दे रखे हैं। तो आज इस वीडियो में पार्ट 3 और पार्ट 4 जो आपका टॉपिक है, मतलब पार्ट टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4, वो एक ही वीडियो में आज हम कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते देरी ना करके। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर आप ये जो नोट्स है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 7065। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। ठीक है, हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम आपको पता है क्या है, कि संविधान, राष्ट्रीय एकीकरण और शुरुआती चुनौती। ठीक है, तो हमने संविधान के बारे में पढ़ लिया था, राष्ट्र का एकीकरण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे शुरुआती चुनौती क्या थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पार्ट 3 करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 तक हम कर रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में लाइन से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं और प्रारंभिक आर्थिक नीतियां क्या थी देश आजाद होने के बाद। ठीक है, इसको हमें जानना है। भूमिका से स्टार्ट करते हैं। जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब देश की आर्थिक स्थिति जो है ना बहुत ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि ब्रिटिश हम पे राज करके गए थे, हमें लूट के गए थे। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की जो है कृषि को खराब कर रखा था, उद्योग धंधे चौपट हो रखे थे, व्यापारिक संरचना एकदम बेकार थी, चौपट थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, लोग अनपढ़ भी थे, पढ़े लिखे भी इतने नहीं थे, तो बहुत ज्यादा ये सब समस्याएं थी भारत में। तो करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था सरकार के लिए, ये पहली चुनौती थी। ठीक है, जो भी पहली सरकार बनी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थी कांग्रेस की, उनकी दूसरी चुनौती थी कि उनको गरीबी दूर करना है, क्योंकि गरीबी बहुत थी भारत में, भुखमरी थी और अशिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश काल में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ना, क्योंकि कृषि उत्पादन बिल्कुल खत्म हो गया था। इस समय क्या आते आते हमें अमेरिका से, विदेशों से क्या है, अनाज लेना पड़ रहा था, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमें दूसरों से खरीदना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति हो गई थी इस समय। और एक आत्मनिर्भर यानी सेल्फ अर्थव्यवस्था वाला भारत बनाना है, जिसमें खुद के भारत के प्रोडक्ट हो। तो ये सब भारत के सामने उस समय चुनौतियां थी। तो भारत ने सोवियत संघ के अनुभव से प्रेरणा लेकर योजना आधारित विकास किया। शुरू में क्या अपनाया भारत ने? सोवियत संघ के अनुभव को अपनाया। सोवियत संघ क्या करता है, एक हर चीज को सरकारी तौर पे देखता है। ठीक है ना, यानी प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा कम बोलबाला देखता है इसमें। इससे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो भारत की योजनाओं को हम जानेंगे कि योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई, और कैसे योजना आयोग जो बनता है ना, प्लानिंग कमीशन अभी भी बनता है, तो ये हमारे भारत के लिए क्या करती है। अब प्लानिंग कमीशन का वैसे नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया है, बट ये चीज सेम है, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, ये दोनों सेम ही चीज है। और अब ये बदल दिया गया है। इसी के तहत भारत सरकार जो है वो 5 साल की अपनी योजना बनाती है कि देश के लिए क्या करेगी। तो योजना आयोग के बारे में जानते हैं। स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। अब पर इसे नीति आयोग कहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और अभी भी अगर नीति आयोग का कोई अध्यक्ष होता है तो वो प्रधानमंत्री ही होता है। क्या काम होता है प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का? इसका काम था कि देश की आवश्यकताओं को आकलन करना, क्या क्या समस्याएं हैं देश में उसको देखना, विकास के लक्ष्य तय करना कि हाँ, इन 5 साल में हमें ये करना है, ये कार्य पूरा करना है, अपने बजट में इसको लाना है। मतलब बजट में, ये नहीं वो वाले खोखले वादे वाले ये चीज़ नहीं है, मतलब जो चुनाव में करते हैं वाला। ये है कि जो बजट बनाते हैं ना भारत का, उसमें कि अब इस 5 साल के बजट में, 5 साल की सरकार बन गई, अब हमें इधर पैसे लगाने हैं, इस चीज़ में शिक्षा में पैसे लगाने, कृषि में लगाने, वो चीज़ है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करना, एकदम सिस्टमेटिक तौर पे। सबसे पहले जानते हैं पहली बार भारत में पंचवर्षीय योजना कब बनी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1951 से 1956 तक चली थी पंचवर्षीय योजना। पृष्ठभूमि जानते हैं, तो भारत आज़ाद हुआ था तो कृषि पर भारी दबाव पड़ा था इस समय, क्योंकि तुरंत तुरंत आज़ाद हुआ था। कृषि पर दबाव था, खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी भारत में। 1943 का बंगाल अकाल भी आया था, तो हमें भारत जो है वो बाहर से खरीदता था, तो इस समस्या को दूर करना था। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या करी, पंचवर्षीय योजना बनाई, जिसमें विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल जैसे उपजाऊ क्षेत्र जो है वो बढ़ गए थे, और वहीं पर ज्यादा लोग जो है कृषि करते हैं। ठीक है, तो महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा यहाँ पे चरम पे थी। तो ये था बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को सुलझाने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई। तो योजना का उद्देश्य क्या था,
कि कृषि उत्पादन और सिंचाई पर जोर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ और जो मोटे अनाज है वो उगे, और सिंचाई भी के लिए पानी सरकार उपलब्ध कराए किसानों को। खाद्य संकट से बाहर निकलना, जो भुखमरी खाद्य संकट भारत में हो रहा है उन सबसे उभरना, और आधारभूत ढांचा यानी रोड, रेलवे, डैम्स, इन सबको विकास करना। तो ये सब उद्देश्य किसका था? पहली वाली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था। अब जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या थी। तो इस योजना ने हरोद डोमार मॉडल पर आधारित थी। तो ये क्या थी? इसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में भारत देखो तुरंत तुरंत आज़ाद हुआ, तो पहले पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस नहीं किया गया, इंडस्ट्री पे, उद्योग धंधे पे फोकस नहीं किया गया, पहले खाने पे फोकस किया गया, अनाज पे फोकस किया गया। इसलिए पहले कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी पहली सरकार ने, भारत की जो पहली आज़ादी भारत की सरकार थी जो कि जवाहरलाल नेहरू की थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए गए। नेहरू विजन्स ऑफ डैम्स एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया इसी दौर में बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था। इसकी प्रमुख अगर योजना की बताए कि पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई, तो भाखड़ा नांगला बांध बनाया गया, है ना। इस बांध से सिंचाई का पानी जाता था कहाँ? खेतों में। हारी हीरा कुंड बांध बनाया गया और दामोदर घाटी परियोजनाएं बनाई गई। ठीक है, तो ये 3 परियोजनाएं बनाई गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना कैसी सफल रही थी नहीं रही थी उसको हम जानते हैं। उपलब्धियां क्या थी? तो कृषि उत्पादन में हाँ बढ़ोतरी तो हुई थी। अनाज का उत्पादन 52.2 मिलियन टन से बढ़कर 69.3 मिलियन टन हो गया था। मतलब देख सकते हो संख्या यहाँ पे अनाज की बढ़ी थी, तो कुछ फायदा हुआ था। सिंचाई क्षमता में भी क्या हुई थी? वृद्धि आई थी। सिंचाई क्षमता में वृद्धि क्योंकि डैम वगैरह बनाए गए थे। प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 3% में वृद्धि हुई थी। जितनी भी लोगों को सैलरी मान लो मिल रही थी इस समय तक, है ना, उस समय से 3% ज्यादा सैलरी लोगों की बढ़ गई थी, मतलब इनकम बढ़ गई थी। थोड़ा सा सुधार हुआ था। आलोचना क्या है इसकी? क्रिटिसाइज कैसे करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना को? कि भारी उद्योग और औद्योगिक ढांचे की अनदेखी की गई थी। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और कृषि पे तो ध्यान दिया गया, मैंने कहा ना, जैसे उद्योग धंधे पे पहले पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। मतलब जब भारत आजाद हुआ, नेहरू की सरकार बनी, तो 5 साल तक कृषि, मतलब कृषि और इन पे तो ध्यान दिया गया, पर जो उद्योग धंधे फैक्ट्रियां उन पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो विदेशी आयात पर निर्भरता बनी रही थी। मतलब अभी तक हम प्रोडक्ट जो है वो बाहर से खरीद रहे थे, ऐसा स्थिति बनी हुई थी। फिर आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना अगले 5 साल बाद, जो कि 1956 से 61 तक चली थी। इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि इस समय माहौल कैसा था पहले। तो 1956 से जो 61 का जो माहौल था उसमें पहली योजनाओं ने खाद्य संकट से राहत दिलाई थी। जब पहली पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ा तो हमने देखा कि खाद्य और कृषि पे ध्यान दिया गया, तो हाँ, खाद्य संकट थोड़ा सा राहत मिला। अब लक्ष्य क्या था भारत सरकार का? कि चलो हमने खाने की समस्या थोड़ी तो दूर करी, अब हम उद्योग धंधे पे ध्यान देते हैं। तो उद्योगों का विकास करने के लिए अब योजनाएं बनाई गई। तो नेहरू का सपना था कि हैवी इंडस्ट्री ही देश की आत्मनिर्भरता बनेगी। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भारत में लगेगी तो ही वो भारत की शान वगैरह बनेगी। तो अब ध्यान किस पे दिया गया? अब ध्यान उद्योग धंधे पे भी दिया गया। तो मुख्य उद्देश्य क्या था दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना की, योजना आयोग की? कि भारत उद्योग और मशीन उद्योग का विकास करे। भारत ज्यादा से ज्यादा अपने फैक्ट्रियां लगाए और ज्यादा से ज्यादा मशीन जो है वो बिठाए। औद्योगिक संतुलन बने, यानी एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी, ये दोनों में ही भारत क्या बने? आत्मनिर्भर बने। मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डालना था, यानी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आए और सरकारी सेक्टर भी, है ना। हमारी भारत की मिश्रित व्यवस्था है ना, हम पूंजीवादी है ना हम साम्यवादी है। तो विशेषता क्या थी दूसरी पंचवर्षीय योजना की? तो ये योजना प्रोपीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये क्या थी? इसका मुख्य नारा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द की टू डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हम करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे, जब भी हम भारत का विकास कर पाएंगे, क्योंकि हम दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो पब्लिक सेक्टर उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स का विकास हुआ। जैसे पब्लिक जितनी भी कंपनी आज भी हम भारत में देखते हैं तो वो सरकारी नहीं है। जैसे अंबानी हुई, टाटा हुई, ये सब प्राइवेट सेक्टर तो है। तो इन सब का बहुत ज़्यादा विकास किया गया, लोगों को छूट दी गई फैक्ट्री खोलने के लिए। प्रमुख उपलब्धियां क्या थी दूसरी पंचवर्षीय योजना की? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र स्थापित हुए। जो भिलाई, दुर्गापुर है, इन सब में फैक्ट्रियां लगाई गई, खदान लगाई गई लोहे के लिए, इस्पात के लिए। ठीक है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाती है, भारत खुद से अपना खुदाई करके ले सकता है। भारी मशीनरी उद्योग की शुरुआत हुई। आईआईटी और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों का भी विकास हुआ, है ना। भारत में खुद के आईआईटी सेक्टर, वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे कि
है ना, बिठाई गई। रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई इससे, क्योंकि लोगों को इन सब जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें काम मिला। आलोचना क्या है कि कृषि को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि पहले में कृषि पे ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरे में कृषि पे कम ध्यान देके ज्यादा ध्यान उद्योग धंधे पे दिया गया। खाद्य संकट फिर से गहरा हो गया था इसके कारण। महंगाई और आयात पर फिर निर्भरता बढ़ गई थी अनाज की। तो भारी निवेश के कारण बजट जो है वो घट गया था। भारी निवेश किसमें कर दिया गया था? औद्योगिकरण में। तो जो किसान को देना था और कृषि में लगाना था वो कम गई थी। तो ये आलोचना है। अब हम जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1961 से 1966 तक थी। इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या था कि अब तक भारत ने कृषि और उद्योग दोनों में कुछ प्रगति की थी। ठीक है। अब लक्ष्य था कि सेल्फ रिलायंस कराना, आत्मनिर्भरता भारत को बनाना और सेल्फ सस्टेन ग्रोथ करना। इसके लिए क्या करा भारत ने? उद्देश्य भारत का ये रहा कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना। हम अनाज भी अपना खुद का उगाएंगे और कृषि और उद्योग के बीच संतुलन करेंगे, और प्रोडक्ट भी हम खुद बनाएंगे, दूसरे बाहर पे किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे, और कृषि को भी लेके चलेंगे और उद्योग को भी लेके चलेंगे। सरकार का ये उद्देश्य था। रक्षा और विज्ञान में प्रगति की गई, ज्यादा से ज्यादा सेना भी बढ़ाई गई, सुरक्षा भी बढ़ाई गई, हथियार बढ़ाई गई, और विज्ञान में प्रगति की गई, और विज्ञान चीज़ों में पैसे लगाए गए। जैसे कि आज हम देखते हैं ना, हमारी भारत की खुद की संस्था है ना, नासा जैसी, और भी चीज़ें जैसे कि आईआईटी बिठाई गई। तो ये सब विशेषताएं क्या थी कि शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया, क्योंकि लोग जब शिक्षित होंगे, वैज्ञानिक संस्थाएं खोली जाएगी और प्रौद्योगिकी पर जोर होगा, तो खुद के लोग खुद पे मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति की नींव डाली गई, है ना, जिसमें HYV सीड्स जो है बीज डाली गई। ये क्या थी? एक वैज्ञानिक बीज थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसलें उगाई जाती थी। तो इससे क्या है, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश वापस बनने लगा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिला, क्योंकि विज्ञान टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ, टावर ज़्यादा लगे, ये सब भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया। प्रमुख उपलब्धियां की बात करें तो गेहूं, धान की पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, जिससे इस्पात, कोयला, ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि हुई, क्योंकि कृषि पे तो ध्यान दे रही थी सरकार, साथ साथ उद्योग धंधे पे भी ध्यान दे रही थी, क्योंकि वैज्ञानिक चीज़ों पे पैसे लगा रही थी, शिक्षा पे पैसे लगा रही थी, और तकनीक पे लगा रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसलिए वृद्धि हो रही थी। तो DRDO और इसरो जैसी संस्थाओं का विकास हुआ, जो कि भारत की संस्था है ना, स्पेस की संस्था है। तो विज्ञान का विकास हुआ। असफलता की अगर बात करें तो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था इसी समय, ठीक है, इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो हमारी थोड़ा खर्च है ना वो रक्षा पे चले गया था, क्योंकि अचानक से युद्ध हो गया था। फिर इसी इसी पंचवर्षीय योजना में दोबारा युद्ध हो गया 1965 में। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो आर्थिक संसाधन फिर संकट में आ गए। 2 बार युद्ध हो गया इस पंचवर्षीय योजना में, पैसे यहाँ लग गए। तो 1965 से 1966 का भयंकर अकाल जो है वो भारत में पड़ गया था, क्योंकि 2 युद्ध हो चुके थे इस टाइम पर, और युद्ध का प्रभाव तो पड़ता है देश पे। परिणाम ये हुआ कि तीसरी योजना पूरी तरह से असफल मानी गई, क्योंकि भाई 2 बार युद्ध हो गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की फिर नींव पड़ी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है उसको हम जानते हैं। भारत ने क्या करा, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक रास्ता चुना। ना तो भारत अमेरिका जैसा पूंजीवाद देश है, ना तो चीन जैसा साम्यवाद है, बल्कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। निजी क्षेत्र को व्यापार और कृषि में अवसर दिए गए। जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे, उन सब प्राइवेट सेक्टर को व्यापार करने की भी छूट दी गई और कृषि करने की भी छूट दी गई, कि आपकी जो मर्जी आप वो करिए, जिससे भारत बस अच्छा चले। सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योग, ऊर्जा, बैंकिंग, परिवहन जैसी जिम्मेदारी दी गई। तो प्राइवेट प्राइवेट बैंक खुले, प्राइवेट ऊर्जा सेक्टर खुले। इससे क्या है, अब प्राइवेट नहीं खुलते तो सरकार को ही बैंक खोलने पड़ते, सरकार को ही सारी गाड़ियां बनानी पड़ती, सरकार को ही सब चीज करना पड़ता। तो प्राइवेट करने से ये फायदा होता है कि भारत में अगर किसी के पास पैसा है, कोई उद्योग करना चाह रहा है, तो वो अपना बिठा लेगा, अपना बैंक खोल लेगा, अपना अस्पताल बना लेगा उस पैसे का, जिससे क्या है भारत सरकार पर थोड़ा दबाव भी कम पड़ेगा। अगर सोचो भारत में एक भी प्राइवेट सेक्टर, बस ना हो, कार ना हो, एरोप्लेन ना हो, हॉस्पिटल ना हो, स्कूल ना हो, तो सारा सरकार का होगा। तो पहली बात तो जो उद्योगपति है उसके लिए दिक्कत होगी ये चीज़, है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वो अपने लिए कुछ खोल नहीं पाएगा अपने पैसे का। दूसरी चीज़, सरकार पे दबाव पड़ जाएगा, इतने सारे लोग हैं भाई, सरकार तुरंत तो इतनी सारी चीज़ें नहीं बना सकती ना, तो प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेना पड़ता है।
प्रभाव क्या पड़ा कि प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों में संतुलन बनाया सरकार ने। लाइसेंस राज और क्वेटा सिस्टम की शुरुआत हुई। इंडस्ट्री पॉलिसी रेवोल्यूशन आया 1956 में और पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ने लगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो खड़ी होने लगी थी। अगर हम समग्र मूल्यांकन की बात करें तो 1951 से 1966 की यानी जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था उसकी, तो उसमें उपलब्धि जो है वो योजनाबद्ध विकास की परंपरा से हुई थी, जिसमें कृषि और सिंचाई दोनों में सुधार हुआ था। भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे भी विकास हुए थे और वैज्ञानिक तकनीकी भी देखने मिला क्योंकि इसरो और डीआरडीओ का क्या हुई स्थापना हुई थी। पर इसकी कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि गरीबी और बेरोजगारी फिर भी बनी रही देश में क्योंकि युद्ध हो गए थे 3 बार, कृषि संकट बार बार आ रहा था, आयात पर भी निर्भर हो रहे थे हम लोग, मतलब अभी भी खरीद रहे थे बाहर से, विदेशी हम ऋण लोन ले रहे थे क्योंकि युद्ध चल रहा था भारत में। क्या देखने को मिलता है कि 1951 से 1966 तक पहली 3 पंचवर्षीय योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया, दूसरी ने उद्योग धंधे पे ध्यान दिया और तीसरी ने आत्मनिर्भर भारत और हरित क्रांति दोनों पे नींव डाली थी, जो कि सफल नहीं हो पाई थी पर भविष्य को साकार दिया था। आई होप आपको समझ आया हो। अब चलते हैं हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के ही जो हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारा पार्ट 4, जिसमें हमें पढ़ना है कि कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, जो कि 1950 से 1990 तक का हमें पढ़ना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट का। हम 2 टॉपिक को एक ही वीडियो में कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद भारत एक कृषि प्रधान देश था, जहाँ लगभग 70% लोग तो खेती करते थे। हमें पता है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करते थे, है ना। तो हम लोग पिछड़े हुए थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा उत्पाद नहीं था, हम दूसरों पे डिपेंड थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। तो इन्हीं सबको देखते हुए क्या थी, सरकार ने योजनाएं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि उद्योग, इन सब का विकास करना शुरू किया था। उसको हम जानेंगे कि कैसे किया था एक एक करके। पहला है कृषि क्षेत्र का विकास किया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया सरकार ने। आज़ादी के समय कृषि की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, उत्पादन बहुत कम था, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी भारत की, जमींदारी प्रथा, छोटे खेत, पारंपरिक तकनीकी, ये सब भारत को पिछड़ा बना दिया था इन सब ने। और खाद्य संकट अकाल आ गया था और हमें जो है वो बाहर से अनाज खरीदने पड़ते थे। तो कृषि सुधार कैसे हुआ कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने बुनियादी सुधार की, जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दी, खत्म कर दी हमेशा के लिए, जिससे क्या है ब्रिटिश काल की जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और भूमि स्वामित्व दिया गया। इसमें किसानों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा हुई, अब किसान पे कोई दबाव नहीं था जमींदार का। ठीक है, दूसरा भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई और उसमें सुधार की गई, किसानों को भूमि वितरित की गई कि इतनी इतनी आपको भूमि दी जाएगी और किराएदार के अधिकार की रक्षा भी की गई। तीसरी सिंचाई और जल परियोजनाएं, सरकार द्वारा बड़े बड़े बांध, नहर का निर्माण किया गया, जिससे भाखड़ा, नालंदा, हीराकुंड और ये सब पहली पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी कि जो किसान है भारत की उसको फायदा मिले। इसमें सिंचाई क्षेत्र तेजी से बढ़ गया था। तो हरित क्रांति जो हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें उसने क्या करा देख सकते हो आप, उसने भारत को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किया था, है ना। कृषि बहुत ज़्यादा विकास की थी और ये आज भी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन है, जिसने भारत के खाद्य संकट को एक अचानक से दूर कर दिया था। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता थी कि इसके बीज, इसमें HYV सीड्स से बीज थे जो कि एक कह सकते हो एक रासायनिक बीज थे जो कि विज्ञानियों द्वारा बनाई गई थी और ये ज़्यादा कीटनाशकों को मार देता था, जिससे जो फसल होती थी वो ज़्यादा खराब नहीं होती थी और ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है वो उग पाती थी। इसका प्रभाव हुआ गेहूँ और धान की जो संख्या है वो दोगुना हो गई। तो एक एब्वियसली मतलब कह सकते हो कि कृषि अच्छी होने लगी, भारत का खाद्य संकट मामला खत्म होने लगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है उसमें हरित क्रांति तेज से बढ़ने लगी और कृषि की स्थिति अच्छी होने लगी। इसकी सीमाएं भी थी हरित क्रांति की। हरित क्रांति जो है वो किसानों को संचित क्षेत्रों तक सीमित रखता था, असमानता क्षेत्रीय तक ज़्यादा हम उत्तर भारत में देखते हैं हरित क्रांति का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद सरकार ने क्या करा, औद्योगिक विकास भी किया कृषि के साथ साथ। औद्योगिक स्थिति 1947 में बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, ब्रिटिश काल ने भारत को बिल्कुल खोखला बना दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह करके। तो भारत की जितने भी हेल्थ शिप वगैरह थे जैसे कि वो सब तो चौपट हो गए थे। तो भारत में अब क्या है, मशीन निर्माण की गई, स्टील, रसायन, भारी उद्योग, इस क्षेत्र की अनुस्पत्ति थी। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देना था भारत को।
तो औद्योगिक नीति और योजनाएँ बनाई गई, तो इसमें 1956 जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे पे ध्यान दिया गया। लक्ष्य क्या रखा गया? भारी उद्योग की समय स्थापना करना है भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का विकास करना है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे परिवहन हो, रोज़गार सृजन करना है। क्योंकि देखो, प्राइवेट सेक्टर अगर कोई अस्पताल खोलती है, कोई स्कूल खोलता है या कोई कंपनी खोलती है, तो उसमें काम आम लोग भी करते हैं ना भारत के। तो इससे क्या है, भारत के आधे लोगों की बेरोज़गारी खत्म होती है, भारत आत्मनिर्भरता बनता है, और एक तो खुद के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है भारत के लिए, ठीक है? तो अब जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योग की स्थापना। पहले क्या गए, स्टील संयंत्र, इन स्टील प्लांट्स बिठाए गए बहुत ज़्यादा भारत में। भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े-बड़े स्टील जो प्लांट थे वो बिठाए गए थे भारत सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई स्टील प्लांट जैसे छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की मदद से बिठाई गई थी। दुर्गापुर में स्टील प्लांट बिठाई गई भारत सरकार द्वारा, जो कि ब्रिटिशों की मदद से की गई थी पश्चिम बंगाल में, है ना? राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में जर्मनी की मदद से बिठाई गई थी। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में तीसरी परियोजनाएं में बिठाई गई थी, ठीक है? तो इन सबको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है, स्टील प्लांट में। क्योंकि इस भारत में जितनी भी मशीनें अगर बनती है या भारत या कोई भी गाड़ी बनती है, कुछ भी बनता है, तो उसमें स्टील का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी था। मशीन निर्माण और इंजीनियर का उद्योग बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना? रेल इंजन इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ। अब स्टील भी भारत का ही था, तो उद्योग विकास का परिणाम क्या हुआ? औद्योगिक उत्पादन में 7 से 8% वार्षिक वृद्धि होने लगी, लाखों नए रोजगार हुए, क्योंकि नई नई फैक्ट्री आएंगी तो लोगों को उसमें काम करने को जाएंगे, और तो उनकी बेरोजगारी तो खत्म होगी ना। तो बुनियादी ढांचे डेवलप्ड हुए, है ना? बैकबोन साबित हुई भारत के लिए, स्कूल, अस्पताल, रेलवे, परिवहन, ये सब सब बनाए गए भारत में खुद के, ठीक है? तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आत्मनिर्भर बनना स्टार्ट हो गया। रेलवे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, नई नई सड़कें, राजमार्ग बन गए, बंदरगाह और अड्डे नए नए बन गए। ऊर्जा एनर्जी की अगर बात करें तो बिजली उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, है ना? गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई, सिंचाई के द्वारा नए-नए डैम्स बनाए गए, और प्रमुख परियोजनाएं जैसे कि मैंने बताया था, भाखड़ा, नालंदा, हीराकुंड, ये सब पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया है, जिससे कृषि भी अच्छी हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हुआ। तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो, ये सब मैंने पढ़ाया आपको कि अच्छी हो गई थी। तो समग्र प्रभाव सीधा जानते हैं क्या पड़ा। तो सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, सेल्फ हो गया, ठीक है? भारी उद्योग और मशीन के निर्माण हासिल हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का उत्पादन हुआ, तो भारत ने खुद से मशीनें बनानी स्टार्ट कर दी, ने सड़कें, बिजली, रेलवे, अस्पताल ये सब बनाया, प्राइवेट सेक्टर ने भी और सरकारी ने भी। रोजगार के नए नए अवसर खुल गए क्योंकि नई नई फैक्ट्रियां आ गई। चुनौती भी थी, कृषि क्षेत्रीय असमानता बढ़ने लगी, है ना? औद्योगिक विकास में कुछ क्षेत्र सीमित रह गए, और बुनियादी इलाकों में ये तेजी से नहीं बढ़ पाया। कुछ कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे भी नहीं जा पाया था, क्योंकि अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे थे। निष्कर्ष में क्या हुआ? 1950 से 1990 के बीच भारत ने कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक परिवर्तन देखे, है ना? इसमें हरित क्रांति ने भारत को क्या करा, खाद्य के लिए तो आत्मनिर्भर बनाया, भारी उद्योग ने के आधार पर आधुनिक भारत की नींव भी पड़ी, क्योंकि सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसने औद्योगिक क्रांति को अच्छा करा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, रेलवे, परिवहन, इन सब का विकास हुआ, जो आज भारत की दुनिया सबसे तेजी अर्थव्यवस्था में जो बढ़ रही है, उसका श्रेय हम कह सकते हैं कि क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। आप ये नहीं कह सकते कि देश तुरंत आज़ाद हुआ था, तुरंत आज़ाद हुआ, और आप सरकार को ये नहीं कह सकते कि सरकार फेल हो गई, 5 साल में सरकार ने अच्छे काम नहीं किए। देखो, देश आज़ाद हुआ था तब तक भारत में बहुत समस्याएं थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, लोग अशिक्षित थे, ठीक है, पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो मान लो अब नेहरू आया, नेहरू ने स्कूल अस्पताल बना भी दिए, तो क्या बच्चा 1 साल में या 5 साल में पढ़ के मतलब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा? नहीं ना, भारत में अभी भी इतने डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे। देखो, मान लो पहले 1950 में पहली सरकार 1952 में बनी, अब उन्हें अस्पताल वगैरह बना भी दिए, तो बच्चा मान लो 1 साल का है, तो अभी 20 साल उसको पढ़ने में लगेगा, ठीक है? 20 साल का जब होगा तभी ना वो नौकरी करेगा डॉक्टर इंजीनियर। मतलब कह सकते हो कि भारत आज़ाद होने के 20 साल बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी होगी। अगर हम पहले उतना अच्छा माने कि हम मतलब सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते तुरंत 20 साल तक, क्योंकि कोई भी इंसान पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी पाएगा, तब जाके वो हमारे भारत में शिक्षित लोग बढ़े। इससे पहले हमारे भारत में शिक्षित लोग नहीं थे इतने, क्योंकि ब्रिटिश साल पे लोग नहीं पढ़ते थे इतने। तो हम सरकार को इतना भी मतलब जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? सो
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। जल्द से जल्द मैं आपके लिए यूनिट नंबर 2 लाऊँगी, ठीक है? सो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें और लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर सजेशन करता है वीडियो से। प्लीज़ इतना तो हेल्प मेरी कर सकते हो। आपको फ्री में पीडीएफ दे रही हूँ मैं, आपको सबसे पहले वीडियो दे रही हूँ, आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना, सो प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।